आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। तो आप सभी का क्या हाल चाल। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना, उसका नाम है टॉपर सीरीज का ये तीसरा क्लास है। अब आपको ये समझना है सर कि ये टॉपर सीरीज में आपको होगा क्या। तो ये टॉपर सीरीज में आपका 40 नंबर का हम पक्का करने वाले हैं, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको साइंस में टोटल 80 नंबर का एग्जाम होता है, जहां पे 40 सब्जेक्टिव होता है, 40 ऑब्जेक्टिव होता है। तो टोटल का टोटल जो सब्जेक्टिव आएगा ना सर, आपको ये टॉपर सीरीज से ही आएगा, क्योंकि ये टॉपर सीरीज में हम बातें करेंगे टॉप 150 सब्जेक्टिव का। जहां पे सर सोच सकते हो कि जिस दिन आप 150 सब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो किसी का मजाल है कि इतना से बाहर एग्जाम पूछ देगा, नहीं पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। तो शाम को 6 बजे, रात को 8 बजे ये दोनों क्लास में आप लोग जरूर जुड़े, क्योंकि यही दोनों क्लास में आपकी सपना को हम करेंगे साकार, ठीक है सर। आ जाइएगा। देखो सबसे पहले ये है ना कि आपको साइंस क्लास 10th टॉपर सीरीज का ये हमारा तीसरा क्लास है, ठीक है। अब ये समझना कि 101% गारंटी इतना से बाहर नहीं आएगा सर। इतना बोले तो 150 सब्जेक्टिव से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 150 सब्जेक्टिव जो है ना, इसमें लघु उत्तरीय भी सवाल है और दीर्घ उत्तरीय भी सवाल है, दोनों टाइप का सवाल है, ठीक है। साथ ही आपको पढ़ाने कौन है मेरे दोस्त, है ना। लेकिन सर क्लास को शुरू करने से पहले, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मिशन 475 प्लस। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मिशन 475 प्लस, ताकि हम क्लास को आगाज कर दे, ठीक है। और अपने अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास शेयर करते रहिएगा क्लास को, अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। बाकी अच्छा ना लगे तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, ठीक है। आइएगा सर, देखो क्या कहता है। और आपको पता होगा कि हम प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन को फोड़ रहे हैं, ठीक है। और हमने पिछले 2 क्लासेस का ले चुके हैं। तो ये टॉपर सीरीज का ये तीसरा क्लास है, ठीक है, जो कि YouTube पे ना सर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे आपको सारे का सारे क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। आइएगा सर, आज की क्लास का जो हम शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर कितना, तो 21 से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, तनी गौर कीजिएगा। कहता है ना कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक को परिभाषित करें। अच्छा, हमें सबसे पहले तो यह समझना ना कि प्रतिरोध होता क्या है, और जब प्रतिरोध क्या होता है ना, तो उसका SI मात्रक को भी परिभाषित करना है। यानी कहने का सेंस है ना कि प्रतिरोध का परिभाषा भी बताना है, साथ ही प्रतिरोध के SI मात्रक का भी परिभाषा बताना है, ठीक है। तो प्रतिरोध क्या कहता है, तो गौर फरमाइएगा मेरे साथ। कहता है ना सर कि चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। हमने क्या बोला जी, एक बार मेरे साथ सुनिएगा। हमने क्या बोला, हमने कहा है ना सर कि चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। हमने क्या बोला है सर, एक बार जरा मेरे साथ आना और सब कोई शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे साथ बोलना। हमने क्या कहा सर कि चालक पदार्थ का वह गुण, हमने क्या बोला है, तो चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब आना, हमने यहां तक का डिफिनेशन लिख दिया, लेकिन फिर हमें क्या बोला है कि इसका SI मात्रक को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है ना कि प्रतिरोध का SI मात्रक होता क्या है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। क्या होता है सर, ओम। अब समझना, 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पेयर, ठीक है। हमने क्या बोला है, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटे 1 एम्पेयर, ठीक है। अब हमको ना 1 ओम का परिभाषा बताना है कि 1 ओम बराबर क्या होता है। तो कहता है क्या कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर, यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके, या फिर वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाए, तो उसे चालक का, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। हमने क्या बोला है सर, हमने कहा है ना सर, मेरी बातों को जरा दिल से समझना,
क्योंकि जब तक सवाल को दिल से नहीं समझोगे ना तब तक सवाल दिल तक नहीं जाएगा, और जिस दिन सवाल दिल तक नहीं जाएगा उस दिन दिल खुश नहीं होगा, और जब दिल खुश होबे नहीं करेगा तो पढ़ाई से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। सर हमने क्या बोला है कि 1 ओम बराबर क्या होता है, तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर, हमने क्या बोला है, तो यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, ये विभवांतर लिखा हुआ, ठीक है सर वो गलत लिखा हुआ है, विभवांतर आरोपित करके, ठीक है, दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है ना। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। इसको याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देगा कि 1 ओम बराबर क्या होता है, तो 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ठीक है, तो एक बार जरा मेरे साथ आना और साथ ही साथ बोलते चलना। सर हमने पता है क्या बोला है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक को परिभाषित करें। तो कहता है क्या कि चालक पदार्थ का वह गुण, चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे नोट कर लेना। अब दूसरी बात क्या है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, हाँ। अब कहता है सर कि 1 ओम बराबर क्या होता है, तो कहता है यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करके उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे यस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। आ जाओ सर। देखो मेरा मकसद है ना सर कि आपको पूरा का पूरा सवाल आपको दिखाना, ठीक है, और पूरे का पूरे सवाल आपको दिखाऊंगा और आपको यहीं पे याद भी करवाऊंगा, क्योंकि हमको ही पता है कि तुम लोग घर में कितना पढ़ता है। ठीक है, ठीक ठाक है ना। चलिए सर आइएगा क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का दूसरा सवाल, यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। कहोगे सर कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका हो सकती है। हमें बोला है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, तो कहता है क्या कि पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि पाचक रस में क्या पाया जाता है, तो पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। हमें कहता है कि पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। अब समझना सर, पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है जो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है, जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को क्या करता है, सक्रिय करता है। जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को क्या करता है, सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है और भोजन को आसानी से पचाता है। सर दिमाग में थोड़ा थोड़ा गया, पूरा तो नहीं गया। पूरा कैसे जाएगा दिमाग में सर, एकरो उपाय हमारे पास है, तनी पेशेंस बना करके रहिएगा। सर हमने क्या बोला है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, हमारे बॉडी अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो जरा मेरे साथ बोलना कि पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। हमने क्या बोला है कि पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। यहां तक कहानी खत्म। जो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। साथ ही जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है, जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को क्या करता है, सक्रिय करता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है और भोजन को आसानी से पचाता है। मामला फिट। तो एक बार अंतिम प्रयास हमारे साथ बोलना, और जो ना बोलेगा नूरी उकरा सालियो छोड़ के भाग जाएगी, आई मीन्स बीबी छोड़ के भाग जाएगी। ठीक है, हाँ सबको मेरे साथ बोलना। हमने क्या बोला है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। तो हमने क्या बोला है सर कि पाचक रस में HCl
अम्ल पाया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर कहता है कि गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। यहां तक सबको, किसी को कोई परेशानी नहीं ना है। फिर कहता है जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है। क्या करता है? तो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है और यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है और भोजन को आसानी से क्या करता है? पचाता है। पहले भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है, फिर आसानी से क्या करता है? वो भोजन को पचाता है। ठीक है, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से तो बताओ ना जी। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, अगर आपको चाहिए क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स, ठीक है, तो वो आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा बिल्कुल कम प्राइस में और बेहतरीन PDF नोट्स, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। ठीक है, मेरी बातों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, हमने क्या बोला? हाँ, देखो सर, सबसे पहले ये समझना कि हम आपको देंगे टोटल साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट का मिलेगा, हिंदी बुक प्लस ग्रामर का मिलेगा, सामाजिक विज्ञान का मिलेगा, संस्कृत का मिलेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों मिलेगा। यानी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का हम आपको PDF नोट्स देंगे, जिसका डेमो कुछ इस प्रकार से है। हमने पूरे सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ नहीं मिलेगा, पूरे सब्जेक्ट का PDF नोट्स हमने अपनी भाषा में लिखा है और लिखने के बाद हमने उसको टाइपिंग करवाया है, तब जाकर के हमने आपके तक पहुंचाया है PDF को। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि हमने पिछले 5 महीना काम किया PDF के ऊपर, तब जाकर के वो PDF पूरा हुआ सर। वो पूरा खरीद लेना, गेस क्वेश्चन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मॉडल पेपर खरीदने की कोई जरूरत नहीं, किसी का नोट्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम इसमें पूरा का पूरा निचोड़ हमने कर दिया है सर। ठीक है, हाँ, उसमें पूरा जो सर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको टाइपिंग किया हुआ पूरा रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात यह है ना मेरे दोस्त कि वहां पे आपको सबसे बड़ा फायदा यह है ना कि उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, बाकी बुक से आपको पूरा हमने निचोड़ दिया है। ठीक है, हाँ, अब इसको लेना कैसे है? तो इसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 047 हाँ, इसी नंबर पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। अगर आप खुद से पेमेंट नहीं करते तो आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, भाभी से, भैया से, साली तो नहीं होगी, आप किसी से भी मात्र 199 रुपया बेहतरीन ऑफर के साथ। और सर इतना कम प्राइस में आपको इतना पूरा सब्जेक्ट का बेहतरीन नोट्स आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। एकदम क्वालिटी ऑफ कंटेंट वाला नोट्स है मेरे दोस्त। ठीक है, आप इसे एक बार लेकर के देखो। इस दशहरा पूजा में एगो टी-शर्ट मत खरीदना, बट ये वाला खरीद लेना। इसके बाद हमको बताना कि सर इसमें सच में दम है या नहीं। सर ये PDF नोट्स में लगभग 200 क्या मतलब 400-500 से प्लस टीचर लोग इस PDF को खरीदे हैं। तो आप सबका प्यार है, सपोर्ट है मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ, बस ऐसा ही बनाए रखना। आप कहोगे सर कि हम लेंगे कैसे? तो आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वही स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। जैसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे और आपको मैसेज में लिख देना है कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए, मिनट भर के अंदर में आपके पास सारा का सारा PDF फाइल सेंड हो जाएगा। ठीक है, एकदम तुरंत, मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा आपको। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। और प्लीज सर आप लोग ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा इस नंबर पे, क्योंकि मेरे पास स्टाफ एक है तो वो सर थोड़ी सी दिक्कत होता है, उसको ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा। आप इसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मिनट भर के अंदर में PDF मिल जाएगा। अगर 1 मिनट के अंदर में PDF नहीं मिलेगा तो कॉल कर लीजिएगा, मैटर खत्म है। ठीक है, चलो सर आते हैं हम लोग अगली सवाल की दुनिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 का कहत है जी, यानी 3 बोले तो कितना, 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कहता है ना कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम को हमको बताना है। आप मेरी बातों को समझना सर। कहता है क्या कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है, कहता है जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप कहोगे सर हमरा बुझाया कुछ नहीं बुझाया तो तनी इधर आइएगा सर, मैं आपको अच्छा से बुझाता हूं। ठीक है, देखो ऐसे आना। सपोर्टेड मानो सर कि ये हमारा क्या है, ना 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 ना
ला 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 ला। जैसे मान लो सर कि ये हमारा है, ए भाई तो कैसे अनबैलेंस हो रहा है। चलो सर मान लो सर, जैसे मान लो ये वाला हमारे पास है, ठीक है। हाँ ये हमारा है कोई समतल सतह है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ ना कि एगो किरण आ रही है, मान लो इस प्रकार से एगो किरण आ रही है, ठीक है। और यहां पे एगो अभिलंब है इस प्रकार से खड़ा, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा सर, देखो ये आ रही है किरण, ये किरण क्या कर रही है, आ रही है। ये किरण क्या कर रही है, आ रही है। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। अब आइएगा, अब ऐसे समझिएगा, ये किरण आ रही है, ये हमारा क्या अभिलंब है। अब यहां से क्या होता है ना, यहां से क्या होता है ना कि देखो सर ऐसे समझना, ये आ रही इधर। अब इसको क्या होता है कि यहां से टकराने के बाद इस प्रकार से मुड़ जाती है, ठीक है। हाँ अब देखो ये किरण आ रही थी, इसको चला जाना चाहिए था ऐसे। ये किरण जो आ रही है इसको चला जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो सीधे नहीं, इस बिंदु पर टकराने के बाद वो पुनः इसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है, ठीक है। इधर से आया, यहाँ पे टकराया, फिर उधर लौट गया, ठीक है। अब आइएगा सर, ये वाला है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण है, ठीक है। और ये वाला क्या है, तो ये आपको परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है। परावर्तित किरण है, ठीक है। परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। आइएगा सर, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी हमारा लग रहा है शुद्ध लिखाया। ये परावर्तित किरण है, ठीक है। आइएगा, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, और ये दोनों का बीच जो कोण बनाता है वो हमारा बनाता है परावर्तन कोण। कौन सा कोण बनाता है, परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। जहां पे कोण आई बराबर कोण आर होता है, कहने का सेंस है कि आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के मान का, ठीक है। परावर्तन कोण के मान का, ठीक है। यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है। अब आइएगा, यहां पे समझिएगा मेरी बातों को। अब हमने यही लिखा है कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है, देखो सर, जब प्रकाश ये वाला इधर से आया, यहां पे टकराया, टकराने के बाद इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे ना जाकर के उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो हमने यही बोला है कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया। हमने क्या बोला है कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां तक सबको खत्म हो गया कहानी। फिर कहता है इसके कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम क्या बोलता है सर, देखो पहला नियम क्या बोलता है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण कौमा ये अभिलंब, तीनों जो है वो एक ही बिंदु पर है, एक ही समतल सतह पे है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना, हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब पर डाल एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। हमने क्या बोला है कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है। हमने पहला क्या लिखा है कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। मैटर खत्म हो गया। हमने यही लिखा है। हमने लिखा है क्या सर कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, क्योंकि प्रकाश की परावर्तन हो चाहे प्रकाश की अपवर्तन हो, ये 2 में से एगो पक्का आएगा तो आएगा रे भाई। हाँ, इस बात को आप पेशेंस बना करके रख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है सर, इसके 2 नियम है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है, यानी कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो एक बार सब कोई मेरे साथ बोलना,
जहां पे बैठे हो ना वहीं से बोलना। हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि जब प्रकाश किसी दर्पण या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का क्या होता है? बराबर होता है। चलिए सर, आते हैं सवाल नंबर कितना? 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? तनी गौर फरमाइएगा। सवाल नंबर 24 कहता है ना मेरे दोस्त कि कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? एकदम मार दो डबल स्टार सवाल। हमें बोला है ना सर कि कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? कार्बन जो है वो सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, हमें ये पूछा है। बड़ा एकदम VVI सवाल है, ठीक है। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। चलो सर आ जाना। कहता है क्या कि एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता और ना ही ले सकता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर यौगिक बना सकता है। इसलिए कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। हमने क्या बोला है सर? मेरी बातों को समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा रे, फिर से समझाते हैं ठेठ भाषा में। तो सुनिए हमने क्या बोला। हमने बोला ना जी कि कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं। कार्बन जो है वो सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं? तो कहता है ना कि एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या बोला है कि एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया है कि एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है, और वो यौगिक बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है और ना तो ले सकता है। एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता और ना ले सकता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर यौगिक बना सकता है। इसीलिए कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। अब तो सबके दिल में चल गया होगा, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। एक बार जरा मेरे साथ बोलना। हमने क्या बोला सर? हमने बोला है ना कि कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि कहता है ना कि एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या बोला है कि एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता और ना ही ले सकता है। देखो सर, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और वो यौगिक बनाने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है और ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि वो फुल है तो ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों का साझा कर यौगिक बना सकता है। इसीलिए कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। आइएगा सवाल नंबर कितना सर? तो सवाल नंबर आपका 25 की तरफ। ये 25 नंबर क्वेश्चन तो एकदम खानदानी सवाल है। हाँ, 25 नंबर सवाल एकदम खानदानी है, लेकिन पहले आपको ये बताना होगा सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त? तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर देना सर, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है सर कि हम आपको सोशल साइंस में करवा रहे हैं 140 सब्जेक्टिव। हाँ, सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव का हमने सीरीज चला रहा है, ठीक है, और साइंस में टॉप 150 क्वेश्चन का हम सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो वो सब सारे क्लासेस आप करते रहिए। उम्मीद है कि इतना से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है सर। हाँ आइएगा, कहता है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? हम अपने माता पिता के जैसे क्यों होते हैं? तो कहता है क्या सर कि प्रत्येक जीव में बहुत से गुण ऐसे होते हैं। दुनिया का हर जीव में बहुत सारे शरीर के अंदर एक ऐसे गुण होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिकता गुण, ठीक है। तो हमें बोला है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं? तो कहता है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो
पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुण को अनुवांशिक गुण या फिर पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। सवाल बुझाया जी? ना सर, ऊपरे ऊपरे चल गया। सच है, आओ हम बुझाते हैं सवाल। सवाल बोला है ना सर कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, तो कहता है क्या कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं, ये दुनिया का हर जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित रहते हैं। मतलब जन्म से ही उनके संतान में क्या रहते हैं, मतलब प्रवेश किया हुआ रहता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आदमी जन्म लेता है तभी से मतलब उसके अंदर प्रवेश रहता है, उनका मतलब माता पिता का गुण। ठीक है, हाँ, तो हमने यही बोला है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को अनुवांशिकता गुण या फिर पैतृक गुण कहते हैं। ठीक है, ऐसे गुण को अनुवांशिकता गुण या पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। तो एक बार जरा मेरे साथ आना और सब कोई शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से बोलना। हमने क्या कहा? हमने बोला है सर कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, तो कहता है क्या कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं, मतलब फैलते रहते हैं। ऐसे गुणों को अनुवांशिकता गुण या फिर पैतृक गुण कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा कि अनुवांशिकता गुण क्या है, तो आप बता दीजिएगा, या ये भी पूछेगा कि पैतृक गुण क्या है, तो भी आप बता दीजिएगा। कहता है इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। चलिए सर, आइएगा सवाल नंबर कितना, 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन तो आसान है, शायद आप ये सवाल का बहुत सारे लोग आंसर जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं सर तो सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि पूछेगा तो यही सब रे भाई। ठीक है, हाँ, जो आप नहीं सोचते हैं वही पूछता है। आइएगा, कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वो होता है जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जाती है और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 3 2 5 1 6 1 7 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने यही बोला है कि जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, हमने क्या बोला, जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हमने क्या बोला है कि जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, जब सूर्य की प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चलो सर आते हैं सवाल नंबर कितना, 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन तो बड़ा ललन टॉफ है भाई, ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा सर। बट चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइएगा सर, सवाल कहता है ना कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म होता क्या क्या है, हमको पहले ये समझना है। कहता है ना मेरे दोस्त कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे, तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म निम्न है। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म निम्न है, मतलब बहुत सारा है। ठीक है, पहला गुणधर्म, इसमें मीठी गंध होती है। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म है कि इसमें मीठी गंध होती है। ठीक है, हाँ, कहता है कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखे तो इसका पहला गुणधर्म है कि इसमें मीठी गंध होती है। दूसरा, यह रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। ये कैसा शील द्रव है, तो ये रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। ठीक है, दूसरा बात, यह एक अच्छा विलायक भी है। एथेनॉल जो है वो एक अच्छा विलायक भी है। तीसरी बात, तीसरी बात, इसमें मीठी गंध होती है, रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है।
तीसरा, यह एक अच्छा विलायक भी है। और चौथा, इसका क्वथनांक 335 केल्विन से 35 केल्विन होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ, एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो 35 केल्विन होता है, और 35 केल्विन बोले तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हाँ, फिर कहता है कि इसका गलनांक जो है वो 156 केल्विन, और 156 केल्विन बोले तो -117 डिग्री सेल्सियस। 156 केल्विन बोले तो -117 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने क्या बोला है सर? हमने कहा है कि एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखो। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म को लिखो तो इसका बहुत सारे गुणधर्म है। पहला गुणधर्म क्या है कि इसमें मीठी गंध होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह रंगीन एवं वाष्पशील द्रव है। अगला क्या है, यह एक अच्छा विलायक है। अगला क्या है, इसका क्वथनांक 335 केल्विन से 78 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इतना केल्विन को ही 78 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। फिर कहता है इसका गलनांक जो है वो 156 केल्विन यानी -177 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलो सर अगला सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 28 क्या बोलता है, तनी गौर फरमाइएगा। ठीक है, और हमने आपको बोला है सर आप मेरी परिभाषा को देखिएगा ना सर, तो आपको 150 क्वेश्चन में मेरा परिभाषा मेरे भाषा में रहेगा, क्योंकि मास्टर कहता है कि आप क्वेश्चन को इतना हैवी तरीका से लिखो कि आंसर ऑटोमेटिक बन जाए। हाँ, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब आप कॉपी लिखते हैं ना अपने एग्जाम में, तो आपको ये दो बात पता होनी चाहिए सर हमेशा से, क्योंकि ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। कभी भी अगर आप अपने एग्जाम में कॉपी लिखते हैं तो ये दो बात हमेशा याद में रखिएगा सर। पहला ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो फर्स्ट टाइम, मतलब पहला लाइन जो लिखिएगा वो एकदम सही लिखिएगा, और अंतिम लाइन जो लिखिएगा वो भी सही लिखिएगा। बाकी बीच में आप क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं वो इतना मायने नहीं रखता है, जितना मायने पहला लाइन और अंतिम लाइन रखता है। जिस प्रकार से आपके सामने किसी कॉपी को आप चेक करते हुए नहीं देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कॉपी चेक कैसे होता है। कॉपी अगर सच में ये दोस्त है मेरे दोस्त, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके ही बहुत सारे दोस्त होंगे जो पढ़ने में उतना ब्रिलियंट नहीं होंगे, लेकिन उनका नंबर आपसे भी ज्यादा आया होगा। तो उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि आप कॉपी को लिखने का तरीका सीखिए, कॉपी कैसे लिखा जाता है। और मैं वादा करता हूं ना मेरे दोस्त, जिस दिन आप कॉपी का तरीका सीख जाओगे लिखने के लिए, उस दिन दुनिया का कोई ताकत आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। टॉपर नहीं हो पाइएगा, क्योंकि टॉपर का कॉपी जो होता है वो लाइन बाय लाइन चेक होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट लाइन और अंतिम लाइन अगर आप बढ़िया से लिखिएगा तो आपको पास होने से, मतलब फर्स्ट डिवीजन से आपको कोई नहीं रोक सकता, और ये बात आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, चलो सर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है ना कि नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है। हमारी आंखों में जरा दृष्टि दोष कब होता है? हमारी आंखों में जरा दृष्टि दोष कब होता है? जब हमारी उम्र 60 साल हो जाती है ना, तब हमारी आंखों में जरा दृष्टि दोष होता है। लेकिन अब 60 नहीं, अब 40 साल में ही जरा दृष्टि दोष होने लगा है। अब तो बचपन में ही जरा दृष्टि दोष होने लगा है, होगा ही। खाओगे एगी मैगी अर्गर बर्गर ईजा पिज्जा आस्ता पास्ता, अब कहोगे सर कि हमारा जरा दृष्टि दोष हो गया। आप समझो मेरी बातों को सर, एक होता है जरा दृष्टि दोष। अब आप समझिएगा कि जरा दृष्टि दोष होता क्या है। तो हमारी आंखों में एक होता है सिलियरी मसल्स, जो हमारी आंख जो होता है, नेत्र जो होता है, वो दो मसल्स से लटका हुआ होता है। अब समझिएगा कि वही दोनों मसल्स क्या करता है ना कि फैलने और सिकुड़ने का काम करता है, जिससे हमारी आंखों का समंजन क्षमता क्या होता है, बढ़ता और घटता है, जिससे हम नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन इसी जब सिलियरी मसल्स ये काम करना बंद कर देता है, तो हमारी आंखों को कहा जाता है कि आपको जरा दृष्टि दोष हो गया। अब आखिरकार ये समझना कि जरा दृष्टि दोष होता कब है, तो जरा दृष्टि दोष 60 साल उम्र के बाद होता है, आखिरकार में बुढ़ापे में होता है। लेकिन अब क्या है ना सर कि 20 साल का लौंडा को भी जरा दृष्टि दोष होने लग गया है, 10 साल का लौंडा को भी जरा दृष्टि दोष होने लग गया। इसका कारण पता है क्या है? अभी से ही खाओगे एगी मैगी अर्गर बर्गर आस्ता पास्ता ईजा पिज्जा, तो जरा दृष्टि दोष नहीं होगा तो क्या होगा? होगा ही सर। हाँ, बातों को समझिएगा, समझ गए ना? चलो सर आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। ठीक है, अब हमें यह समझना है कि नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है। तो कहता है कि यह प्रायः बुढ़ापे नेत्र दोष है, मतलब जरा दृष्टि दोष जो है वो बुढ़ापे का दोष है। ठीक है, कहता है यह प्रायः बुढ़ापे का नेत्र दोष है।
यह दोष लगभग 60 वर्ष बाद होता है। जब आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो जाएगा ना, तब आपको जरा दृष्टि दोष होगा। कहता है यह दोष में सिलियरी पेशियां लचीलापन समाप्त हो जाता है, मतलब सिलियरी मसल्स जो होता है वो लचलचाना बंद कर देता है। ठीक है। फिर कहता है कि नेत्र, ये नेत्र लिखा हुआ, ठीक है, कहता है नेत्र में संगणन शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन नहीं हो पाता है। जरा दृष्टि दोष का सबसे बड़ा कारण यही है सर। हाँ ठीक है, आप इसको खत्म कर दीजिएगा। आप कहोगे सर कि जरा दृष्टि दोष का खत्म किससे किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है बाइफोकल लेंस से। किस लेंस से? बाइफोकल लेंस से। अब ये बाइफोकल लेंस जो है वो दो लेंसों से मिलकर बना है, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। बाइफोकल लेंस का ऊपरी भाग होता है अवतल लेंस का, निचला भाग होता है उत्तल लेंस का। ठीक है सर, आज तक का क्लास इतना ही रहेगा, बाकी हम मिलते हैं आपको अगले क्लास में सीरीज नंबर 4 में। लेकिन इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, शेयर करना बनता है। लेकिन शाम को 6 बजे, रात को 8 बजे, मतलब रात को 8 बजे क्या, शाम को 6 बजे, 6 PM और 8 PM में जुड़ना ना भूले। ठीक है, थैंक यू, लव यू सर।